श्री गणेशा नमो नमः। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य में यूनिट 4 पढ़ेंगे, वैचारिक पृष्ठभूमि। इससे 2-3-4 क्वेश्चन आते ही हैं यूजीसी में, ठीक है। देखते हैं। भारतीय नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। 19वीं शताब्दी भारतीय नवजागरण के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ काल रहा है, जिसे रेनेसां, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, नवोत्थान, नवजागरण, समाज सुधार काल आदि नामों से पुकारा गया। प्रारंभ में रेनेसां अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग होने लगा। नवजागरण का अर्थ है मनुष्य चेतना द्वारा जीवन के मानवतावादी चेहरे की पहचान, प्रत्येक स्तर पर मनुष्य और मनुष्य के बीच बराबरी के बोध का जागरण, ठीक है। नवजागरण का अर्थ देख लेते हैं। मनुष्य चेतना द्वारा जीवन के मानवतावादी चेहरे की पहचान, प्रत्येक स्तर पर मनुष्य और मनुष्य के बीच बराबरी के बोध का जागरण, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार देख लेते हैं। एक व्यवस्था से दूसरी में संक्रमण ही नवजागरण है। क्या बोल रहे हैं? एक व्यवस्था से दूसरी संक्रमण की ही नवजागरण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लिखा है, किसी देश या उसके प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को हम नवजागरण कहते हैं, ठीक है। किसी देश या उसके प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को हम नवजागरण कहते हैं। भारतीय नवजागरण के अंतर्गत शूद्रों और स्त्रियों की स्थिति बदलने का प्रयास, धार्मिक सुधार, अंधविश्वासों का विरोध, शिक्षा प्रसार, साहित्य रचना आदि शामिल है, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध चलाया हुआ राजनीतिक आंदोलन है या नवजागरण का एक भाग है। स्वाधीनता आंदोलन के बिना नवजागरण संभव है, पर वह उच्च वर्गों तक सीमित रहेगा, वह पूरे समाज को प्रभावित नहीं कर सकेगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण के लिए लोक चेतना और जाति चेतना की पहचान को आवश्यक माना। इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण के लिए लोक चेतना, जाति चेतना की पहचान को आवश्यक माना है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय में इसे नवोत्थान नाम दिया है, ठीक है। नवोत्थान नाम दिया है। किससे? संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी का है, ठीक है। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नवजागरण से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन चिंतन प्रारंभ हुआ। भारतीय नवजागरण में सन 1857 के विद्रोह को विशेष महत्व दिया गया। इस क्रांति के पश्चात भारतीय समाज में राजनीति चेतना का उदय तथा स्वत्व प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ हुए। इस महासंग्राम में हुई पराजय की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा और तीव्र हो गई। अपराजित होने के बावजूद अंग्रेजों की शासन प्रणाली में कई परिवर्तन हुए। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से निकलकर इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से निकलकर इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। 1857 की क्रांति के पश्चात भी भारतीय जनता का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाले अनवरत संघर्षों ने राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न किया, ठीक है। समाजशास्त्री डॉक्टर A.R. देसाई के अनुसार के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का उदय इसी राजनीतिक पराधीनता के बीच हुआ। इम्पोर्टेंट है। समाजशास्त्री डॉक्टर R.K. देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का उदय इसी राजनीतिक पराधीनता के बीच हुआ। इस संग्राम ने भारतीय जनता के
जनता की एक नई जागृति पैदा की, जिसके फलस्वरूप सन 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। इम्पॉर्टेंट है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, ठीक है, 85 में, ठीक है। इसके पश्चात जनता को प्रभावित करने वाली अनेक घटनाएं घटी। इसी कड़ी में सन 1896-97 में तिलक की गिरफ्तारी, 1896-97 में तिलक की गिरफ्तारी, सन 1905 का बंगाल विभाजन, ये भी इम्पोर्टेंट है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, पूछ सकते हैं। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सन 1916 का खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? सन 1916 में। सन 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन। सन 1919 में रोलेट एक्ट का पारित होना। देखो, 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917, ठीक है। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ, ठीक है, और तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी महत्वपूर्ण है। भारत में 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के लिए यूरोपीय किस्म के स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए। सन 1887 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इम्पॉर्टेंट है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई? 1887 में, 1887 में, ठीक है। अंग्रेजी राज का आश्रय पाकर ईसाई मिशनरियों ने भी अपने धर्म और संस्कृत की शिक्षा देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजों में उन्हें जो शिक्षा मिली उन्हें यूरोप में प्रजातांत्रिक विचारों और विभिन्न देशों में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष की जानकारी प्राप्त हुई। ये शिक्षित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक और राजनीतिक नेता बने। एक और जहां भारतीय मध्यम वर्ग में एक वैचारिक आंदोलन का सूत्रपात हो रहा था, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन समाज में अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी। शिक्षित मध्यम वर्ग ने इन्हीं सभी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन विचारकों एवं समाज सुधारकों ने अपने विभिन्न सामाजिक संगठनों की स्थापना कर उसके माध्यम से इन बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन खड़े किए। इस प्रकार उत्पन्न नवीन चेतना तथा जागृत और उसके प्रवर्तकों के विचारों, कार्यों तथा प्रयासों के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के सुधार आंदोलन का उद्भव हुआ, जिन्हें समग्र रूप से आधुनिक भारतीय नवजागरण कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा, नवजागरण की भावना सर्वप्रथम धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुई, फिर साहित्य एवं कला के अंत में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवाहित हुई। देखो, इम्पोर्टेंट है ये लोग। नवजागरण की भावना सर्वप्रथम धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुई, फिर साहित्य एवं कला और अंत में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रभावित हुई। इसका मुख्य श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। 19वीं सदी के आरंभ होने वाले भारतीय नवजागरण की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है सामंत विरोधी मूल्य की स्थापना, दूसरी है बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा। पिछले कई सालों के नवजागरण की अवधारणा में मुख्यतः यह उभर कर आया है कि बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। देखो, पिछले कई सालों से नवजागरण की अवधारणा में मुख्यतः यह उभर कर आया है कि बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है, राजा राम मोहन राय, जबकि हिंदी नवजागरण केंद्रीय सार तत्व दलित चेतना, ज्योतिबा फूले और सुधारवाद रानाडे हैं, ठीक है। जबकि हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व दलित चेतना, ज्योतिबा फूले और सुधारवाद रानाडे हैं। तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व ब्राह्मणवाद का विरोध और द्रविड़ चेतना, नायकर परियार हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। इसी तरह केवल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व दलित चेतना, नारायण गुरु हैं, क्योंकि बहुत डीपली अब क्वेश्चन पूछ रहा है।
19वीं सदी का युग हिंदी धर्म की उन्नत का युग रहा। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन के सी सेन, पीसी मजूमदार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी आदि ने भारतीयों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास दिलाया तथा इन्हें अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय नवजागरण का एक उद्देश्य यह भी था कि सभी के लिए एक ही नियम हो, अर्थात उच्च वर्ग के निम्न वर्गों के लिए एक ही कानून का नियम हो। भारतीय नवजागरण अपने साथ स्त्री जागरण का आंदोलन भी लेकर आया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन ने सबसे पहले पददलित स्त्री जाति का उद्धार नहीं किया, वरन उसकी स्वतंत्रता के लिए भी बहुत सी महत्वपूर्ण कानून सरकार द्वारा बनवाए। देखते हैं भारतीय नवजागरण में अनेक तत्व सहायक सिद्ध हुए। देखते हैं कौन कौन से। पहले एक शिक्षा, दूसरा व्यापारिक नीति, तीसरा पाश्चात्य संस्कृति, ठीक है, मिशनरियों के कार्य, सांप्रदायवादी नीति, प्रेस विकास, सामाजिक कुप्रथाएं। देखते हैं राजा राम मोहन राय ने भारत में पत्रकारिता का भी प्रारंभ किया। उन्होंने 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी व 1822 में फारसी अखबार अल अखबार की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय ने भारत के पत्रकारियों का भी प्रारंभ किया। उन्होंने 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी, 1822 में फारसी अखबार अल अखबार की स्थापना की। ये दोनों ही पत्र भारतीय नवजागरण के संदेश वाहक थे। भारत में नवजागरण की चेतना सर्वप्रथम बंगाल में ही प्रस्फुरित हुई थी। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा 1857 के विद्रोह को भारतीय नवजागरण का मुख्य कारण मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्वाधीनता मिलने तक भारतीय जनता इसके लिए प्रयासरत रही। भारतीय नवजागरण के सकारात्मक परिणामों एवं स्वतंत्रता पश्चात संवैधानिक तथा विधि व्यवस्थाओं ने आज मानवीय समानता, सामाजिक समन्वय तथा सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय जनभाव चारों ओर दिखाई देता है। इसी के साथ सामाजिक परिस्थितियां भी परिवर्तनशील रही। समता, स्वतंत्रता, न्याय तथा बंधुत्व जैसे मानविक मूल्य वर्तमान समाज में क्रांति के रूप में सुनाई दे रहे थे। फलस्वरूप राष्ट्र, समाज, व्यक्ति के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की धारा अविरल रूप से चल रही थी। हिंदी नवजागरण देख लेते हैं। हिंदी नवजागरण से अभिप्राय है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। हिंदी नवजागरण की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना का जागृत होना। इसका पहला चरण 1857 का विद्रोह तथा दूसरा चरण भारतेंद्र युग से प्रारंभ हुआ तथा तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ। भारतेंद्र युग को नवजागरण नाम देने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को है। उन्होंने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण 1977 में नवजागरण की ही नहीं बल्कि हिंदी नवजागरण की संकल्पना प्रस्तुत की। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अपने एक निबंध 1857 में हिंदी और नवजागरण में भारतीय युगीन हिंदी नवजागरण के चिंतकों के दृष्टिकोण 1857 के विद्रोहियों के दृष्टिकोण में दिखाई देने वाले अंतर की विस्तार से चर्चा की। वे रामविलास शर्मा के इस तर्क से सहमत नहीं हो पाते कि भारतीय युग हिंदी नवजागरण का दूसरा चरण है। पहले भारत में नवजागरण की चर्चा प्राय बंगाल नवजागरण के रूप में ही होती जा रही थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी एक अन्य पुस्तक भारतीय हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या 1984 ईस्वी में तीसरे संस्करण की भूमिका में लिखा है। इम्पोर्टेंट है, नवजागरण या शब्दबद्ध नया था, धारणा पुरानी थी। नवजागरण या शब्दबद्ध नया था, धारणा पुरानी थी। पुरानी धारणा से तात्पर्य संभवतः रेनेसा से है। ठीक है, पादरी F.E.K. ने 1920 में अपनी एक पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में इस रेनेसा की चर्चा की। उन्होंने पहले अध्याय में लिखा है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप की संस्कृति के संपर्क में द्वारा हिंदी साहित्य में एक नया प्रभाव आया। इसी के समय आसपास भारत में एक सशक्त
साहित्यिक नवजागरण शुरू हुआ जो अब तक प्रगति पर है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने स्वयं भी उस समय की नई सांस्कृतिक चेतना को एक रेनेसा समझते हैं, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दृष्टि से रेनेसा 15वीं सदी के भारत का सांस्कृतिक जागरण था। इस प्रकार भारत का 19वीं सदी का एक नवजागरण यूरोप के एनलाइटनमेंट अथवा ज्ञानोदय की चेतना के अधिक निकट प्रतीत होता है और 15वीं सदी का नवजागरण रेनेसा के तुल्य है। संभवतः इस अंतर को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन के लिए लोक जागरण और 19वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण के लिए नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय भाषाओं को नवजागरण की सबसे मूल्यवान देन गद्य है। भारतीय भाषाओं के नवजागरण की सबसे मूल्यवान देन गद्य है। निराला के शब्दों में गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। निराला के शब्दों में गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। विदेशी भाषा के विरुद्ध अपनी भाषा की रक्षा और विकास विदेशी सत्ता के विरुद्ध स्वदेशी का जाति हथियार है। वस्तुतः भाषा विकास का स्तर वह कसौटी है जिस पर भारत के किसी प्रदेश नवजागरण की गहराई और व्यापकता जांची जा सकती है। उदाहरण के लिए हिंदी की तुलना में बांग्ला और मराठी गद्य का विकास 4-5 दशक पहले ही हो गया था, इसलिए वहाँ नवजागरण भी पहले हुआ। इसी प्रकार हिंदी नवजागरण में प्रखर बुद्धिवाद की प्रधानता संदिग्ध ही दिखाई पड़ती है। इस नवजागरण के अग्रदूत स्वयं भारतीय में वैष्णव भावुकता कहीं अधिक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके मंडल के कवियों में इत्य व्यक्तात्मकता मुख्य रूप से पाई जाती है। भारतीय युगीन हिंदी नवजागरण की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें कथित उर्दू परंपरा लिखे गए साहित्य की चर्चा सिरे से गायब है। हिंदी नवजागरण की शुरुआत की भारतीय के इस कथन से मानी गई है। 1873 में हिंदी नए चाल में ढली। उर्दू को ही हिंदी शैली माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यह हिंदी को नए चाल में ढलने से पहले उर्दू में साहित्य लिखा जा चुका था। भारतीय युगी हिंदी नवजागरण की समस्या यह है कि उसने हिंदी का एक ही सही रूप तय कर बाकी रूपों को प्रकारांतर से अवैध घोषित कर दिया। उनके बारे में किसी प्रकार के चिंतन अध्ययन का निषेध कर दिया। द्विवेदी युग के विद्वानों का यह मानना है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रवाद की परिकल्पना संभव नहीं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा बनाने की परिकल्पना की गई, जिसमें हिंदी के विविध रूपों और तथाकथित जनपदी भाषाओं और बोलियों के लिए कोई जगह नहीं बची। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सभ्यता में भाषाओं के विकास और उनकी पारंपरिक संबंध को या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या उसको समझने का विवेक ही नहीं उत्पन्न हो गया। यदि भारतीय युग में उर्दू की परंपरा में नई हिंदी संबंध विच्छेद हुआ तो द्विवेदी युग की उपलब्धि है यह है कि इस दौर में ब्रज भाषा की परंपरा से भी उसे काट दिया गया। हिंदी नवजागरण की अवधारणा किसी न किसी रूप में आधुनिक के साय में विकसित हो रही थी और इसके मुताबिक पहले से चली आ रही सांस्कृतिक और वैचारिक परंपराएं व्यर्थ और पिछड़ी हुई मान ली गई थी। हिंदी नवजागरण हिंदी जाति गद्य परंपरा से जुड़ा है। हिंदी प्रदेश का नवजागरण 1857 की क्रांति से प्रेरित है, इसलिए इसका स्वर राष्ट्रीय तथा सांप्रदायिकता की भावना से विरक्त है। यह इसकी मुख्य विशेषता। भारतीय युगीन साहित्य यथा राधाचरण गोस्वामी कृत यमलोक की यात्रा, प्रताप नारायण मिश्र के कानपुर का महात्मा, राधा कृष्ण दास निस्सहाय हिंदू 1857 के विद्रोह की झलक देखने को मिलती है। भारतीय हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र